हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डीएसए का वन ऑफ द मेजर फंडामेंटल्स। जब भी हम कोई भी डीएसए के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे वो लीड कोड का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हैकर रैंक का प्रॉब्लम हो, चाहे हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक टर्म बहुत ही ज्यादा देखा जाता है, वो है एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी का। आप अक्सर जब भी लीड कोड का प्रॉब्लम या हैकर रैंक का प्रॉब्लम देख रहे होगे तो वहां पर इंस्ट्रक्शंस दिया होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस कंडीशन के अंदर या इसका ये रेंज के अंदर ही एनालाइज करना है। जब आप टॉप एमएनसी कंपनी में जा रहे होते हो इंटरव्यू देने, तो वहां पर भी आपको कुछ बाउंडेड दिया जाता है, कुछ रूल दिया जाता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको इतने कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम के अंदर। तो ये जो हो रहा होता है, ये जो एनालाइज कर रहे होते हैं, ये कैसे होता है, आज उस पर पूरा डीप रिसर्च कर रहा हूँ, डीप है जो बता रहा हूँ कि कैसे ये काम कर रहा होता है। और जब भी कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे होते हैं अपने रियल टाइम में, लाइक अगर हम नॉर्मली आपको बोल दें कि आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व करो, तो आपके पास अलग अलग आइडिया आ रहा होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन आप हर आइडिया के बारे में सोच रहे होगे कि कौन सा आइडिया कितना पावरफुल है, कितना यूजफुल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं आपको बेसिक से एग्जांपल दे दूं कि मैं आपको बोल दूं कि आपको दिल्ली से लेके पटना जाना है, तो आप है जो एनालाइज कर रहे होगे कि कैसे कैसे मैं जा सकता हूँ। एक होता है बाय ट्रैवलिंग, आप बस के थ्रू जा सकते हो, एक ट्रेन के थ्रू जा सकते हो और एक एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हो। तो नॉर्मली आपके पास 3 रास्ते हैं। फिर आप देखोगे कि क्या आपका बजट है और कितना आपके पास टाइम है जाने का। तो आप बस से जा रहे होगे तो 15 से 20 घंटे, ट्रेन से जा रहे होगे तो 12 घंटा और एरोप्लेन से जा रहे होगे तो 2 घंटा। और अगर मान लो कि आपको प्रॉब्लम जो जाने का जरूरत है वो बहुत ही ज्यादा जरूरत है और जल्दी जरूरत है, तो आप क्या कर रहे होगे, आप नॉर्मली एरोप्लेन को बुक कर रहे होगे। तो मतलब आप रियल लाइफ में भी कोई भी चीज को यूज कर रहे होते या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते, तो वहां पर खुद एनालाइज कर रहे होते कि कौन सा चीज आपके लिए बेटर है। उसी तरह जब हम C++ में प्रोग्रामिंग हम करते क्यों, प्रोग्रामिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन से बात कर पा रहे हो और उसके हेल्प से हम रियल टाइम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे हो, जिससे हम इंजीनियर रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए हम अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में भी हमें इसी तरह के इंप्लीमेंट करने होते हैं, हर प्रॉब्लम का एनालाइज करना होता है कि कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है। तो वो एनालाइज करने का पूरा प्रोसेस को बोल रहे होते हैं एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज पूरा डिस्कशन इसी पर हो रहा होगा कि कैसे ये रियल टाइम एप्लीकेशन में काम कर रहा होता है, कैसे इसमें अलग अलग टाइप्स हैं और कैसे हमें जो बेटर वर्जन बना पा रहे होते हैं। तो आज का टॉपिक पूरा थियोरेटिकली होने वाला है, इसमें हम लोग एक एक चीज एनालाइज कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कैसे ये एल्गोरिदम काम कर रहा हो। तो अगर आप चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और हमारा ये डीएसए विद C++ का प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। तो बिना देर के स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम कुछ नहीं है, अ नंबर ऑफ स्टेप्स है जिसके थ्रू आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। लाइक इसका एक बेसिक सा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपको कोई चाय बनाना है तो आपके पास कौन कौन सा स्टेप होंगे। सबसे पहले आप एक बॉल लोगे, बॉल में पानी डालकर उसको गर्म कर रहे होगे और उसके अंदर जो भी मिनरल्स है या जो भी आपको आइटम डालना है, लाइक टी हो गया, शुगर हो गया, जिंजर हो गया, तो ये सब सारी चीजें आप डाल लें और उसके बाद फाइनली आपको चाय बॉयल होने के बाद आपको चाय मिल जाता है। तो इस तरह एक छोटा सा एल्गोरिथम से समझ रहे हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को यूज कर रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। उसी तरह एल्गोरिथम भी वही है, एक स्टेप बाय स्टेप है जो प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा होता है कि कोई भी प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या उसका एनालाइज है, लाइक प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कितना टाइम ले सकता है और कितने कम टाइम में मुझे उसको सॉल्व करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है एनालाइज करने का, उसी प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब भी डेटा स्ट्रक्चर में हम बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास मल्टीपल है जो प्रॉब्लम होते हैं, और जब मल्टीपल प्रॉब्लम होते हैं तो उसका मल्टीपल सॉल्यूशन भी हो सकता है। और मल्टीपल सॉल्यूशन जब होगा तो हम एनालाइज कर रहे होंगे कि कौन से प्रॉब्लम को किस तरह से अटेम्प्ट करें ताकि वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल कि एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ। तो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हुआ एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। मतलब हम एक्चुअली एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी से सिर्फ एफिशिएंसी चेक कर रहे होते हैं, एफिशिएंसी कि एल्गोरिथम का
परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन कितना अच्छा है, कितना अच्छा से एल्गोरिदम काम कर पा रहा था। इन टर्म्स ऑफ हम दो टर्म्स पर देख रहे होते हैं, एक होता है टाइम, एक होता है मेमोरी। टाइम क्या बता रहा होता है? टाइम बता रहा होता है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रन। इट मीन्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वो कितना टाइम ले रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जब भी हम कोई एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं तो उसमें हमें दो मेजर चीज देखना होता है। पहला टाइम, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि कितना वो टाइम ले रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और दूसरा देख रहे होते हैं मेमोरी, कि कितना मेमोरी वो यूज कर रहा होगा आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हेल्प से। तो इस तरह से हमारा मेजर दो है जो रोल होता है। मतलब अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम दो चीज देख रहे होते हैं, कितना टाइम लगने वाला है और वो कितना स्पेस लेने वाला है, दैट्स इट। उसके बाद आता है और उसके बाद हम चेक कर रहे होते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी हेल्प करता है चूज द बेस्ट एल्गोरिथम। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ? एनालाइज ऑफ एल्गोरिथम। जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी कर रहे होते हैं तो इससे हम एनालाइज करने के बाद हम जो सबसे बेस्ट हमारे पास सॉल्यूशन होता है, जिससे समझ में आए कि अच्छा कम टाइम में और कम स्पेस में वो प्रोग्राम बन रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो हम उसको चूज कर पा रहे होते हैं फॉर लार्ज इनपुट एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए। और जब भी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मान लो डेटा भी है तब वहां पर हम चेक कर रहे होते हैं और अगर सही निकलता है तो हम उसको चूज कर रहे होते हैं। तो ये अभी तक का समझ में आया। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कितने टाइप का होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हमें जो कोई भी एल्गोरिदम को एफिशिएंसी चेक कर रहे होते हैं तो हम दो टर्म यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बता रहा होता है, ये मेजर कर रहा होता है हाउ द रनिंग टाइम इंक्रीजेस विद इनपुट साइड। लेट सपोज आपको एक सर्चिंग का एल्गोरिदम चलाना है। अब आपको सर्चिंग का एल्गोरिदम चलाना है तो आप नॉर्मली एक अरे में क्या कर रहे होगे, 5 एलिमेंट डाले तो आपको टाइम कितना लग रहा होगा? ऑफकोर्स 5 बार ट्रैवर्स कर रहा होगा, उसके बाद खत्म। लेकिन लेट सपोज आपके पास 5 लाख है जो एलिमेंट्स हैं और उसके बाद आपको सर्च करना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ये बता रहा होता है कि जब हम अलग अलग इनपुट के साथ अलग अलग वैल्यू को हम असाइन कर रहे होते हैं और बार बार हम साइज को बढ़ा रहे होते हैं, एलिमेंट को बढ़ा रहे होते हैं, तो उस पूरे एलिमेंट को बढ़ाने के बाद कितना टाइम लग रहा है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स लग रहे हैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहा होता है। दूसरा बात आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये मेजर करने का काम करता है कि कितना मेमोरी स्पेस लेगा एग्जीक्यूशन करने के लिए। लाइक हम कोई भी प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे होते हैं और मान लो कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है उसमें, तो वो कितना स्पेस लेगा ताकि वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट अच्छा से कर पाए। तो ये चीजें हमें ध्यान देना होता है। अब बात करते हैं, तीसरा एक पॉइंट और आता है ऑक्सिलरी वर्सेस इनपुट स्पेस। अब ऑक्सिलरी क्या होता है और इनपुट स्पेस क्या होता है? तो इनपुट स्पेस ऐसा समझो जो उस प्रॉब्लम में मैंडेटरी है। लाइक आपको कोई भी वेरिएबल बनाना है और उसको स्टोर करना है अपने मेमोरी में। जब भी आप कोई मेमोरी कर रहे होते हो ताकि इनपुट को स्टोर कर पाओ तो उसको आप बोल रहे होते हो इनपुट स्पेस। अब ये ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है? लेट सपोज आप कोई ऐसा एक टेम्पोररी स्पेस बनाना चाहते हैं या टेम्पोररी वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसके हेल्प से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसको वापस से हटा दे। तो जब भी आप कोई टेम्पोररी वेरिएबल बनाना चाहते हैं, रिकर्जन यूज करना चाहते हैं जो एक ही बार में बैक ट्रैकिंग बार बार हो रहा होता है, तो उस जगह पर हम ऑक्सिलरी स्पेस यूज कर रहे होते हैं। तो अगर अभी तक हम यहां तक समझे तो कुछ नहीं है एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। ये बता रहा होता है कि एक एल्गोरिदम कितने कम टाइम में कितने स्पेस के साथ ये काम कर रहा होगा, यही प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम जरा समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे रियल लाइफ में कैसे काम कर रहा होता है, कैसे ये अलग अलग वेरिएबल अलग अलग प्रॉब्लम के साथ काम कर रहा होता है। तो जब बात आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो इसमें सबसे पहला आता है ऑर्डर ऑफ वन। अब ऑर्डर ऑफ वन क्या बता रहा होता है? ऑर्डर ऑफ वन हमें बता रहा होता है कांस्टेंट टाइम। लाइक जब आपके पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो आपके पास एक अरे दिया हुआ है और अरे में आपको बोला गया है कि मुझे वो फर्स्ट एलिमेंट बता दो। तो फर्स्ट एलिमेंट बताने के लिए अरे स्टार्ट ही कहां से होता है? फर्स्ट एलिमेंट से। तो जब हमें कोई एक्सेस करना है अरे एलिमेंट विथ अरे आई, तो जब भी हमें आई इंडेक्स पर हमें वो जो एक्सेस करना है, लाइक लेट सपोज आपके पास अरे है
1 2 3 और एक 4, और उसका इंडेक्स आपको पता है 0 1 2 और 3, और आपको कोई एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। लेट सपोज हमको 4 करना है, तो हम डायरेक्ट अरे 3 लिख दें तो हमें 4 मिल जाएगा। तो जब मुझे ये पता है पोजीशन, तो हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई टाइम नहीं लगा, मुझे एक फिक्स टाइम लगा, एक कांस्टेंट टाइम लगा जो था इंडेक्स का वैल्यू, और ये है जो डेफिनेटली है जो बहुत ही कम टाइम में हमें मिल गया। और इसमें अगर ग्रोथ की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट है, इसमें ये मैटर कर ही नहीं रहा है कि इसके अंदर कितना है जो साइज है। अगर लेट सपोज हमारे पास और भी वैल्यू होता, पर मुझे तो इंडेक्स का वैल्यू पता था, और जब पता था तो मैं तो डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। तो इसको बहुत ही कम टाइम में मैंने डायरेक्ट एक्सेस किया। तो इसका ऑर्डर ऑफ जो 1 है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये बता रहा है कि ये कांस्टेंट टाइम पर हमें डेटा मिल गया। अब दूसरा आता है लॉगरिथमिक टाइम। लॉगरिथमिक टाइम कहाँ यूज होता है? पिछले सर्चिंग एल्गोरिदम में समझाया था कि जब भी हम बाइनरी सर्च जैसे एल्गोरिदम को यूज कर रहे होते हैं, जब भी हम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर रूल यूज कर रहे होते हैं, जहां पर हम एक बड़े प्रॉब्लम को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है, टूट रहा होता है, तो उसको हम बोल रहे होते हैं, वो आता है लॉगरिथमिक टाइम के अंडर। इसमें एग्जाम्पल देखें तो बाइनरी सर्च है, और ये अब आप खुद सोचो ना कि अगर आपके पास बड़ा प्रॉब्लम है और उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके, अलग अलग टुकड़ों में करके आप उस पर फिर सॉल्व कर रहे हो, तो आपको इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें आपको वेरी फास्ट रिजल्ट मिल रहा होगा, क्योंकि आपके पास छोटा छोटा प्रॉब्लम बन गया, और जब बन गया तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा होगा। प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा होगा, हाँ, बाई ईच स्टेप। हर बार आपको जो छोटा छोटा प्रॉब्लम कर रहा होगा, प्रॉब्लम को छोटा कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, और उसके हेल्प से आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी मिल रहा होगा। फिर तीसरा आता है लीनियर टाइम। लीनियर टाइम क्या होता है? लीनियर टाइम होता है लीनियर सर्च। एक एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंशियल सर्च के बारे में, जहां आपको 1 बाय 1 करके चेक करना पड़ रहा था। मैंने आपको सर्चिंग एल्गोरिदम में लीनियर सर्च के बारे में पढ़ाया था, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे ये डीएसए विद C++ में वो वीडियो अपलोड होगा, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। तो वहाँ पर मैंने आपको लीनियर सर्च के बारे में बताया था कि कैसे ये काम कर रहा होता है, कैसे हम 1 बाय 1 प्रॉब्लम को एक एक करके चेक कर रहे होते हैं और उसके अनुसार से सॉल्यूशन ला रहे होते हैं। तो वो हमारा आ रहा होता है लीनियर टाइम के अंडर। उसके बाद आता है लीनियर अर्थमेटिक टाइम। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक एक करके चेक तो किए, पर अब एक एक करके चेक करके हाफ डिवाइड भी करते गए, तो वहाँ पर हमें आ रहा होता है एन लॉग एन का कंसेप्ट, जहाँ पर हम कुछ पार्ट को लीनियर सर्च के थ्रू यूज कर रहे होते हैं और कुछ पार्ट को एल्गोरिदम के, और दोनों को मर्ज कर रहे होते हैं, तो लीनियर अर्थमेटिक आ रहा होता है। उसके बाद आता है क्वाड्रिक टाइम। जब लाइक हम नेस्टेड लूप यूज कर रहे थे, पैटर्न का प्रॉब्लम देख रहे थे, 2D अरे देख रहे होंगे आने वाले वीडियोज में, तो वहां पर हमें मिल रहा होगा नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, जहां एक स्टेप हर बार जो नेक्स्ट 5 आइट्रेशन मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमें n इंटू एन यानी n स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइम का यूज करना होता है। जैसे में हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिदम चल रहा होगा, जो हम यूज कर रहे होंगे नेस्टेड लूप के, जब हम 2D ऑपरेशंस कर रहे होंगे, तो वहां पर भी हमारा ये काम कर रहा होता है। इसकी ग्रोथ की बात करें तो ऑफकोर्स ये स्लो होता है। आप खुद सोचो ना, एक आइट्रेशन पे फिर नेक्स्ट 5 आइट्रेशन, फिर दूसरे आइट्रेशन पर फिर 5 आइट्रेशन, तो इस तरह से हमें बार बार जो चीज़ों को करना होता है उसके कारण ये स्लो हो जाता है। और एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हम यूज कर रहे होते हैं रिकर्सिव फंक्शन, जहां पर एक ही फंक्शन बार बार कॉल कर रहा होता है खुद को अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक वो कंडीशन ना हो जाए। सबसे लो हमारा एक्सपोनेंशियल हो रहा होता है। और उसके बाद आता है फैक्टोरियल टाइम, जो सबसे एक्सट्रीमली स्लो होता है, जहां पर फैक्टोरियल, आप खुद सोचो, फैक्टोरियल तब तक चल रहा होगा जब तक वो 1 के बराबर ना हो जाए। लेट सपोज आपको 1 लाख का फैक्टोरियल निकालना चाहिए, तब तक चल रहा होगा, तब तक चल रहा होगा जब 1 तक ना हो जाए। तो इस तरह से ये सबसे छोटा हो रहा होता है प्रॉब्लम, और सबसे इसका ग्रोथ सबसे कम हो रहा होता है। अब इसका एग्जाम्पल वही बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि लाइक कांस्टेंट में आपको फर्स्ट एलिमेंट ही जानना हो, लीनियर में आपको नॉर्मली लीनियर सर्च देखना हो, क्वाड्रेटिक में आपको नेस्टेड लूप यूज करना है, लॉगरिथमिक में आप है जो बाइनरी सर्च का यूज कर रहे होते हैं। तो अब आता है बात कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब स्पेस चेक करना है, वहाँ टाइम चेक कर रहे थे, यहाँ स्पेस चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर नॉर्मली देखें तो 2 वेरिएबल बनाए हैं
और नॉर्मली है जो उसको रिटर्न कर दिए। तो फिक्स नाम का स्पेस है, फिक्स स्पेस है, दो मेमोरी बना और दोनों में नॉर्मली काम कर गया, तो ऑर्डर ऑफ वन कांस्टेंट स्पेस, इसमें कुछ दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पर एक अरे है, अरे को बार बार मूव कर रहे थे, बार बार आगे बढ़ रहा था, बार बार ये आगे जा रहा था, तो ये हुआ लीनियर स्पेस जहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन हमें मिल रहा था। अब आता है स्टैक स्पेस। स्टैक स्पेस यानी रिकर्सिव फंक्शन। यहाँ पर जब भी हम एक फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे होते हैं, उसके अंदर रिपीट कर रहे होते हैं जब तक कंडीशन टर्मिनेट ना हो जाए, तो वो आता है रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। और ये है जो ऑर्डर ऑफ एन है जो यूज कर रहा होता है। उसके बाद अब आता है मेन टॉपिक कि सर यहाँ तक तो समझ में आया कि टाइम कैसे काम कर रहा होता है, स्पेस काम कर रहा होता है, लेकिन जब भी हम मेजर कर रहे होते हैं टेक्निकल वर्ड में, तो वहाँ पर तीन कंसेप्ट आ रहा होता है, बिग ओ, बिग थीटा और बिग ओमेगा। जब भी हम बिग ओ नोटेशन यूज कर रहे होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है रोस्ट केस के बारे में। मतलब आपका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन एनालाइज किए, तो उसका सबसे रोस्ट केस क्या होगा, सबसे अगर खराब, मुझे सबसे खराब सिचुएशन जानना है कि सबसे खराब सिचुएशन का वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बिग ओ नोटेशन से। सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ओमेगा नोटेशन से। और फिर हम यूज कर रहे होते हैं, मान लो कोई एवरेज हमें वैल्यू पता चला, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चला, तो उसको हम यूज कर रहे होते हैं बिग थीटा के नोटेशन से। तो ये इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है, जहाँ पे पाई बता रहा होता है कि ये लोअर बाउंड है, जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा होता है, और ये बता रहा होता है कि सबसे कम टाइम में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि ये बेस्ट है। और जब बात कर रहे होते हैं रोस्ट केस का, जहाँ पे बिग ओ नोटेशन यूज कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम आपको, जब भी आपके इंटरव्यूअर पूछ रहे होते हैं आपसे आंसर कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आपको रोस्ट केस बिग ऑर्डर ऑफ एन बताना होता है। रीज़न ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर रहे होंगे, तो सबसे खराब कंडीशन, सबसे खराब केस पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ताकि हम बता पाएँ कि सर अगर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे खराब वे में भी बनाया जाए, सबसे खराब पोजीशन पे भी रहे, तब भी हमारा सबसे खराब सिचुएशन यही होगा। और सबसे ज़्यादा मैटर हमारे लिए बिग ओ एन करता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करके। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में। सबसे बड़ा आता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जब भी आप वेबसाइट्स को रैंक करना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम देख रहे होते हैं टाइम, कि कितने कम टाइम में वो सर्च कर रहा है। लाइक अगर आपको कुछ सर्च करना है गूगल पे, तो कितने टाइम में आपको रिस्पांस मिल रहा है वेबसाइट का। जब आप वेबसाइट कुछ ओपन कर रहे होते हैं, तो कितने कम टाइम में वो वेबसाइट आपको ओपन हो रहा होता है। तो ये सब आ रहा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, कि कितना अच्छा वो काम कर रहा है। दूसरा आता है फाइनेंस। फाइनेंस में जो मैटर करता है, लाइक अगर हम बात करें ट्रेडिंग ऐप के या किसी भी ट्रेडिंग ऐप या स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ पर हर एक सेकेंड पर वैल्यू अप डाउन हो रहा होता है। तो वहाँ पर भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर ध्यान देना होता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फिर आ रहा होता है मोबाइल ऐप्स के बारे में, मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट। वही बात आ गई, जब आप कोई भी ऐप को खोल रहे होते हैं, एप्लीकेशन को खोल रहे होते हैं, और लेट सपोज वो एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा रेंडर टाइम ले रहा होता है प्रोसेस करने के लिए, तो आप उसको एप्लीकेशन से हैप्पी नहीं हो पा रहे। तो वो जो सारा परफॉर्मेंस हो रहा होता है, वो हो रहा होता है हमारे लोडिंग टाइम एंड मेमोरी यूजेस के हेल्प से। उसको रिड्यूस करने का काम कर रहा होता है हमारा एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद आता है गेम्स। अब गेम में इतने एआई टूल्स आ गए, इतने कैरेक्टर्स आ गए, वो इतने फास्ट काम कर रहे हैं, उसके पीछे का बैकएंड में जो हमारा एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी काम कर रहा है कि कैसे इसको स्पीड करें, कैसे इसको कम स्पेस में रख पाएँ। तो ये सारा काम हो रहा होता है हमारे एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। सो उसके बाद आता है डेटा साइंस। डेटा साइंस में जहाँ पर हम डेटा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेटा को हम हैंडल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें ध्यान देना होता है कि कम स्पेस में और कम है जो टाइम में वो डेटा हम प्रोसेस कर पाएँ। तो ये सारे काम के लिए हम यूज कर रहे होते हैं एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद आता है कुछ टिप्स, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कुछ टिप्स बताओ। तो जब भी आप है जो कोई भी आइट्रेशन यूज करना चाहते हो, तो रिकर्जन को आइट्रेशन के साथ यूज करो। हमेशा डेटा स्ट्रक्चर हैश मैपिंग, हीप मैपिंग, ये सब यूज आप कर सकते हैं। हमेशा अप्लाई करो जब भी आपको सर्चिंग का यूज करना होता है, तो मेक श्योर आप यूज करो आप डिवाइड एंड कॉन्क्यूर रूल। इससे आपका बड़ा प्रॉब्लम छोटा में हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन जल्दी मिल पा रहा हो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को आप यूज कर सकते हो टू अवॉइड रिपीटेड कैलकुलेशन। नेस्टेड लूप को कम करो, जब भी पॉसिबल हो नेस्टेड लूप
का कम यूज किया करो और वहाँ पर कुछ और यूज किया। उसके बाद भाई एक क्विक चीट शीट जिससे समझ में आएगा कि अरे ऑर्डर ऑफ वन टाइम बता रहा होता है, ऑर्डर ऑफ वन स्पेस बता रहा होता है, लीनियर सर्च का ऑर्डर ऑफ एन रोस्ट केस है, बेस्ट केस है, ऑर्डर ऑफ वन बेस्ट केस है, पर बेस्ट केस के लिए हम इंडिकेट करते हैं ओमेगा से, तो हम ओमेगा लिखें। और उसी तरह मर्ज सॉर्ट का फाइनल थॉट, जो फाइनल है, जो कंक्लूजन है, वो ये है कि एक बढ़िया प्रोग्रामर वो नहीं है जो कोड को सिर्फ लिखता है। एक बढ़िया प्रोग्रामर वो है जो प्रॉब्लम को कम टाइम में और कम स्पेस में सॉल्व करता है। उसी कोड को मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अ गुड डेवलपर डजंट मेक कोड वर्क। एक अच्छा डेवलपर सिर्फ कोड को काम नहीं करा रहा होता है, बल्कि दे मेक इट फास्ट, मेमोरी एफिशिएंट एंड स्केलेबल। इसका मतलब हुआ कि एक बढ़िया प्रोग्रामर वो है जो सिर्फ कोड नहीं लिखता है, कोड को वर्क नहीं करा पाता है, बल्कि एक प्रोग्रामर वो है जो एप्लीकेशन को फास्ट, ऑप्टिमाइज्ड एंड लार्ज स्केल पर वर्क करा पाता है। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। सो तब तक के लिए टेक केयर, कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।